तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल कंपाउंड्स के एक ऐसे परिवार की जो जितना पावरफुल है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने सही मायनों में हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, एक जान बचाने वाली एंटीबायोटिक, एक मॉडर्न एनेस्थेटिक जिससे सर्जरी मुमकिन होती है, और एक ऐसा कीटनाशक जिस पर बैन लगा हुआ है। इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में बिल्कुल एक पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। एक तरफ है क्लोरामफेनिकोल, ये वो एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ती है। और दूसरी तरफ है थायरॉक्सिन, एक ऐसा जरूरी हार्मोन जो हमारा शरीर खुद बनाता है। इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। मतलब दोनों ही जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। देखिए, एक तरफ है हैलोथेन, जिसने मॉडर्न सर्जरी को सच में मुमकिन बनाया है, और फिर दूसरी तरफ है डीडीटी, एक जमाने का सबसे ताकतवर कीटनाशक जो आज कई देशों में बैन है। तो एक तरफ रक्षक और दूसरी तरफ एक तरह से विनाशक। तो आइए शुरू करते हैं पहले खंड से, हमारे जीवन में हैलोजेंस। तो इन सब में जो एक कॉमन धागा है जो इन सबको जोड़ता है, वो है पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट, हैलोजन। जी हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही वो एलिमेंट्स हैं जो इन सभी मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं, और इन्हें इनकी खास अच्छी और बुरी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज देते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पर। अब मिलते हैं असली किरदारों से, ऑर्गेनोहैलोजन से। तो ये ऑर्गेनोहैलोजन आखिर हैं क्या? देखिए, ये बहुत सिंपल है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए, जब उसमें मौजूद हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह कोई हैलोजन एटम जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा दिया जाता है, तो बस वो बन जाता है एक ऑर्गेनोहैलोजन। अब समझिए कि इस बड़ी फैमिली के अंदर दो मेन परिवार हैं। पहले हैं हैलोएल्केन्स। इनमें हैलोजन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब सिंपल सिंगल बॉन्ड्स। और दूसरा परिवार है हैलोएरीन्स का। यहाँ हैलोजन एक एरोमेटिक रिंग जैसे कि बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है। और ये जो स्ट्रक्चर का फर्क है ना, यही इनकी पूरी केमिस्ट्री बदल देता है। अच्छा, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का क्या? यहाँ एक सीधा सा ट्रेंड देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम क्लोरीन से ब्रोमीन और फिर आयोडीन की तरफ जाते हैं, हैलोजन का साइज और मास बढ़ता जाता है। इससे होता क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम वैन डे वाल्स फोर्स कहते हैं, वो भी मजबूत हो जाता है, और नतीजा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। तो चलिए अब थोड़ी थ्योरी से हटकर एक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 3, 2 रिएक्शंस की कहानी। इस सेक्शन को समझने के लिए टेक्स्ट बुक का ये कोट बिल्कुल फिट बैठता है। एक केमिकल रिएक्शन एक कंपटीशन का नतीजा है। ये एक रेस है जिसे सबसे तेज दौड़ने वाला ही जीतता है। तो आइए देखते हैं इस रेस में कौन कौन है और कौन जीतता है। हैलोएल्केन्स के लिए जो मेन इवेंट है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम थोड़ा भारी है पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। इसमें बस एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से बदल दिया जाता है। मतलब समझिए कि हैलोजन एटम को बाहर निकालकर उसकी जगह कोई और, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, आ जाता है। एक तरह की अदला बदली। तो इस रेस में हमारा पहला रनर है SN1 पाथवे। ये थोड़ा आराम से 2 स्टेप्स में काम करता है। पहले स्टेप में कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूट जाता है और एक स्टेबल फ्लैट सा कार्बोकैटायन बनता है। फिर दूसरे स्टेप में नया ग्रुप यानी न्यूक्लियोफाइल इस फ्लैट कार्बोकैटायन पर आराम से किसी भी साइड से आकर अटैक कर देता है। ये रास्ता टर्शरी हैलाइड्स को बहुत पसंद है, क्योंकि वो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। और अब मिलिए दूसरे रनर से, SN2 पाथवे। ये बिल्कुल उल्टा है। ये एक ही स्टेप में सब कुछ निपटा देता है, कोई बीच का स्टेप नहीं। नया ग्रुप आता है और पुराने ग्रुप को एक ही झटके में धक्का मारकर बाहर कर देता है। ये प्राइमरी हैलाइड्स का पसंदीदा रास्ता है, क्योंकि वहां भीड़-भाड़ कम होती है और अटैक करना आसान होता है। और SN2 रिएक्शन में जो होता है उसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन ठीक वैसे ही पलट जाता है जैसे तेज हवा में छाता उल्टा हो जाता है ना कमाल की बात? इसी को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए अब इस कहानी के आखिर में आते हैं। सेक्शन 4, एक स्थायी विरासत। इस विरासत को समझने के लिए DDT की कहानी से बेहतर कुछ नहीं।
सोचिए, 1939 में इसे एक कमाल के कीटनाशक की तरह खोजा गया। इसने मलेरिया से लड़ने में इतनी मदद की कि 1948 में इसके लिए नोबेल प्राइज तक मिला। लेकिन कहानी का हीरो विलन बन गया। जल्दी इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगे, कीड़े इस पर बेअसर होने लगे और ये मछलियों के लिए जहर बन गया। और आखिर में 1973 में अमेरिका को इसे बैन करना पड़ा। और देखिए, डीडीटी अकेला विलेन नहीं था। फ्रायॉन्स यानी CFCs याद है, रेफ्रिजरेटर्स और स्प्रे कैन्स में इस्तेमाल होने वाले, ये भी ऑर्गेनो हैलोजेंस ही थे। और बाद में पता चला कि यही हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर में छेद के लिए जिम्मेदार थे। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये कंपाउंड्स एक दो-धारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ ये सर्जरी में एनेस्थेटिक्स, जान बचाने वाली दवाइयाँ और सॉल्वेंट्स के रूप में हमारे लिए वरदान है, तो वहीं दूसरी तरफ ये वाइल्ड लाइफ के लिए जहरीले हो सकते हैं, पर्यावरण में सालों साल बने रहते हैं और हमारी ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि हम इंसानों के फायदे के लिए केमिस्ट्री की इस ताकत का इस्तेमाल करना कैसे जारी रखें, और साथ ही हमारे प्लैनेट पर इसके लॉन्ग टर्म असर को भी जिम्मेदारी से कैसे संभालें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।